बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, शुरू करते हैं लेक्चर के इस हिस्से को। और ये हिस्सा जो है ना वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है ना, क्योंकि ये हिस्सा आपको ये सिखाएगा कि जनाब आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी को यानी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, हर अटेम्प्ट में जो है ना वो ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन वो पूछता है और आप कोई भी केस देता है, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पूछता है। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट नंबर ए में और रिक्वायरमेंट नंबर ए में बोलता है आप बताओ प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे। ठीक है ना, जैसे अगर वो मिस स्टेटमेंट एनआरवी से देता है तो वो एनआरवी के प्रोसीजर्स लिखवाएगा, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। ठीक है ना, वो अलग से कवर करेंगे। लेकिन इस हिस्से में हम तो ये देखने जा रहे हैं कि यार ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इतने सारे पढ़े, आप कौन कौन से एलिमेंट लिखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट नहीं लिखने हैं, किस एक्सटेंट तक लिखने हैं, क्या क्या बातें कवर करनी है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस हिस्से में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि एग्जामिनर विल गिव शॉर्ट सिचुएशंस एंड विल आस्क यू टू एक्सप्लेन द इफेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ ईच सिचुएशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट या ओपिनियन। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जो है ना वो शॉर्ट सिचुएशंस देगा, मतलब आपको बोलेगा यार मिस स्टेटमेंट हुई है या स्कोप लिमिटेशन हुई है। ठीक है ना, ये आपको शॉर्ट शॉर्ट सिचुएशन बता देगा और बोलेगा भाई आप बताओ, एंड में वो रिक्वायरमेंट में बोलेगा कि आप बताओ ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट है, या वो बोलेगा कि रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए एक रूल आपने याद रखना है। सबसे पहला रूल रूल क्या है कि आपने जो है ना वो हर सिचुएशन को पढ़ना है। ठीक है, और हर सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली डील करना है। जैसे मिसाल तौर पे वो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है। ठीक है ना, 4 का ए पार्ट पूछा है, 4 का बी पार्ट पूछा है, 4 का सी पार्ट पूछा है। अब आपने ए को अलहदा देखना है, बी को अलहदा देखना है, सी को अलहदा देखना है। आपने इन चीज़ों को क्लब नहीं करना। ठीक है ना, हर सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है और किसी की मटेरियलिटी को किसी के साथ मर्ज नहीं करना है। ठीक है ना, तो सब पहला हमारा रूल क्या हो गया कि आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंटली सवाल को रीड करना है और आंसर्स को आपस में साथ में क्लब नहीं करना। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये कि भले ही वो किसी एक क्लाइंट से हो या भले वो अलग अलग क्लाइंट से हो। ठीक है ना, अलग अलग क्लाइंट से हो तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेम क्लाइंट से हो जब भी नहीं करना, सेम क्लाइंट से हो जब भी नहीं करना। ठीक है ना। ओके, फिर हमारे पास जो है ना वो अगली बात यहाँ पर आती है आपके पास कि इवेल्युएट करना है आपकी सिचुएशन को। देखो, सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो क्या करना है, इवेल्युएट करना है सिचुएशन को। सिचुएशन को इवेल्युएट किस तरह करना है, देखो डिस्कस करना है आपने रेलेवेंट अकाउंटिंग का कौन सा आपके पास जो है ना वो यहाँ पे स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपसे वो इन्वेंट्री की स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो आपने बोलना भाई आई एस टू स्टेट दैट इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है ना। अच्छा, या आपसे वो आई एस टू की बात करता है और आपको बोलता है कि यार लीफो महर यूज़ किया हुआ है इन्होंने, तो आपको बोलना है नहीं भाई फीफो या वेरिएट एवरेज यूज़ करना चाहिए आपको। सही है, तो बोलना है भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले रेलिवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो उस सवाल के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है आपने उसके ऊपर बात करनी है। जैसे वो बोला सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड जो है ना वो एक जो है ना वो डेटर बैंकरप्ट हो गया। अब आपने बोलना है भाई सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड डेटर बैंकरप्ट हुआ, और डेटर का जो बैंकरप्ट होने का इवेंट्स एंड कंडीशन है वो लाजमी सी बात है कि रिपोर्टिंग डेट पे यानी बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट करते होंगे। तो एज पर आई एस 10 ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। सबसे पहले मैंने क्या करा, तमहीद बांधी। ठीक है, तमहीद बांधी और मैंने बोला एज पर आई एस 10 ये एडजस्टिंग इवेंट है। मैंने क्या करा, इवेल्युएट करा। या जो है ना वो इंडिकेटर्स दे रहा है, वीक जो है ना वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, रेशोज खराब है। अब मैं बोलूँगा यार ये तो मुझे गोइंग कंसर्न के इशूज़ लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आई एस टू की हमने बात कर ली पहले। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि यार तयन करना है इस बात का कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता क्या है, वो लिख दिया नंबर 1। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये देखना है कि भाई इस सिचुएशन में क्या है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है, क्या जो ये बात ये कह रहा है इसका इम्पैक्ट यूएम में जाएगा, ओएम में जाएगा, गोइंग कंसर्न में जाएगा, कैम में जाएगा, कहाँ जाएगा। पहले पहले क्या तयन करना है, पहले सबसे पहले ये तयन करना है कि ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है। उससे भी पहले क्या करना है, इवेल्युएट करना है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है, कौन सा आई एस कौन सा एफर्स अप्लाई हो रहा है। उसके बाद देखना है भाई ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखना है कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, या ओ एम है, या यू एम है, या कैम है, या गोइंग कंसर्न है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि एक मिस स्टेटमेंट भी है और उसी का हमारे पास यू एम जा रहा है या उसी का हमारे पास ओ एम जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बात एक जगह डिस्कस होगी, मिस स्टेटमेंट है तो उसकी जो ब्रीफिंग है वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में होगी। ठीक है ना, अगर हमारा ओपिनियन जो है ना वो क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है, सारे सबके आगे और लिख देना। ठीक है, ओके। और ये क्या आ रहा है हमारे पास, कैम आ रहा है, गोइंग कंसर्न आ रहा है, या फिर एडिशनल ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ, वही बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह वगैरह वाले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, बोलता है भाई आपने देखना है मर्टिलिटी निकालनी है। अगर मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है तो आपने मर्टिलिटी निकालनी है। मर्टिलिटी निकालने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा यार कि मटीरियल है या इमटीरियल है और मेरा ओपिनियन किस टाइप का ओपिनियन मैं दूंगा, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है भाई ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, कि भाई इमटेरियल है, मटीरियल है या परवेजिव है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना है भाई एज पर आई एस 10। ठीक है ना, डेटर का जो बैंक से होना है ये
इस बात की अलामत है कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, देयरफॉर एफएस शुड बी एडजस्टेड, और हमें जो है ना वो एक एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपने बोलना है कि अमाउंट मटेरियल है, मैं डेटा वाली मिसाल को लेकर चल रहा हूँ। आपने बोला भाई कि since the amount 10 million is greater than 5% of the PBT, that is let's say 9 मिलियन या 8 मिलियन, तो ये मिसेज स्टेटमेंट है, ठीक है ना, और एक ये मटेरियल मिसेज स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट देखना है कि भाई इस चीज़ का इफेक्ट क्या आएगा रिपोर्ट पे। वी विल एक्सप्लेन दी इफेक्ट ऑफ ऑन ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई मिसेज स्टेटमेंट है, ठीक है, हम कौन सा देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। कौन सा देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अच्छा, मटेरियल नेचर की है, परवेज तो नहीं ना, मटेरियल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने बोलना है कि यार ऑडिटर शेल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, और आपने नीचे एक और लाइन भी लिखनी है कि ऑडिटर शेल स्टेट नेचर ऑफ मिसेज स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना। जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का वार होता है ना पैरा, उसी के अंदर आपने नेचर ऑफ मिसेज स्टेटमेंट बताना है। जब भी आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप लिमिटेशन या ऑन द बेसिस ऑफ मिसेज स्टेटमेंट, तो आपने साथ ही साथ ये भी बताना है कि जनाब ऑडिटर जो है ना वो क्या करेगा, ये भी बताएगा कि इस मिस स्टेटमेंट या इस पर्टिकुलर स्कोप लिमिटेशन का जो वो था, नेचर था, वो क्या था, क्या हुआ था, क्यों ओपिनियन क्वालिफाई हुआ है। तो ये बुनियाद वाले पैराग्राफ में बताएगा, यानी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या बेसिस फॉर जो भी हम आप ओपिनियन देने जा रहे हो, ठीक है। ओके, उसके बाद कहता है कि इफेक्ट ऑन एवरी अदर पैराग्राफ ऑफ रिपोर्ट, जैसे कि ओ एम, ई ओ एम, कैम, गोइंग कंसर्न, एडिशनल ओपिनियन, ठीक है ना। और अगर इसका इफेक्ट किसी और पैराग्राफ में भी जा रहा है तो आपने वो भी बताना है, डन है। जैसे मिसाल के तौर पे कि एक एक जो है ना वो इवेंट है, ठीक है, अब उसकी वजह से जो है ना वो मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा, ठीक है ना। जब मेरा ओपिनियन क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है तो मैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में भी इस बात को नहीं बताऊंगा, लेकिन देखूंगा क्या उस पर कैम तो नहीं आना, क्या उस पर ई एम तो नहीं आना, क्या उस पर ओ एम तो नहीं आना। तो जो जो बातें आ रही होंगी वो मैं जो है ना वो साथ साथ उस पैराग्राफ में लिखता जाऊंगा, मतलब उस पैराग्राफ में नहीं, उस पैराग्राफ का रेफरेंस देता जाऊंगा कि यार ये वाली बात इस पैराग्राफ में लिखनी है। कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, बात समझ नहीं आ रही होती, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक स्कोप लिमिटेशन आई, ठीक है ना, और आपको जो है ना वो एविडेंस नहीं मिल सका, ठीक है। अब जब आपको एविडेंस नहीं मिल सका तो आपने देखा कि इसका नेचर क्या है, मटेरियल है, आप बोलोगे ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, बिल्कुल ठीक सोचा। आपने बोला कि ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन सिंस द अमाउंट इज मटेरियल दैट इज ग्रेटर देन 5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज इतना इतना मिलियन। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा इसका, आप बोलोगे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव नॉट बीन केप्ट बाय द कंपनी, वो अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाली बात, उसका रेफरेंस आप दोगे और आप कहोगे कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी ने नहीं रखी, तो आपने साथ साथ ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट और किस पैराग्राफ में जा रहा है। डन है, सही है, ओके। उसके बाद आप आ जाओ, ये देखना, अब हम जो है ना वो ये डिस्कस करेंगे भाई एग्जामिनर आपसे सिचुएशन कैसे जो है ना वो बना के देता है, कैसे सिचुएशन बना के देता है और आपने उसको डील कैसे करना है, वो सवाल आपसे किस तरह के पूछता है। वो कहता है भाई जो स्टेप 1 और 2 है ना, ये वाला और ये वाला, वो कहता है भाई इसको एग्जामिनर कहता है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर, ठीक है ना। अब देखो उसकी रिक्वायरमेंट ना दो तरह की होती है, कभी कभार वो बोलता है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, या बोलता है ओपिनियन पे इम्पैक्ट बताओ, या कभी कभार वो बोलता है व्हाट मैटर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सिनेरियो। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली दो सिचुएशन ऊपर की लिखनी है, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है वो आपने देख लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये कौन कौन से पैराग्राफ इस पे हिट हो रहा है, मटेरियलिटी निकालनी, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता देना है। तो ये मैटर्स टू बी कंसीडर्ड ना, ये यही है कि यार सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा पैराग्राफ फिट हो रहा है, मटेरियल है नहीं है, रिपोर्ट पे क्या ओपिनियन, एक रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये चार बातें डिसाइड करनी है और इसको हम मिला के कहते हैं मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर। डन है। अगली चीज़ कहता है, अगली चीज़ कहता है जनाब कि इन सम क्वेश्चंस एग्जामिनर में आस्क यू टू डिस्क्राइब हाउ वुड यू डील इन द गिवन सिचुएशन। अब देखो कुछ चीज़ों में ना एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैटर्स टू बी कंसीडर्ड क्या है, या कुछ चीज़ों में आपको एग्जामिनर जो है ना वो रिक्वायरमेंट लिख के देगा कि हाउ वुड यू डील विद द अबव सिचुएशन, ठीक है ना, ऑडिटर इससे कैसे डील करेगा। तो अब आपने इसका रिप्लाई किस तरह करना है, अब आपने जो है ना वो रिपोर्ट से बाहर निकल के सोचना है। देखो एक है रिपोर्ट के अंदर रह के सोचना, एक है रिपोर्ट के बाहर सोचना। ये देखो रिपोर्ट के अंदर रह के सोचना, ठीक है, और एक है इस रिपोर्ट से बाहर निकल के सोचना, ठीक है ना, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। एक सेकंड, हाँ। अब अगर वो आपसे कहता है कि व्हाट मैटर्स यू शुड कंसीडर, तो आपने रिपोर्ट के अंदर अंदर रह के ही सोचना है भाई कौन कौन से मैटर कंसीडर करने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई हो रहा है, अदर पैराग्राफ कौन कौन से पैराग्राफ पे इसका हिट जा रहा है, ठीक है, और मटेरियलिटी कितनी आई है मेरी, और मैंने क्या ओपिनियन देना है, ये सारे हैं मैटर्स टू बी कंसिडर्ड। डन। अच्छा, और ये क्या है, रिपोर्ट से बाहर निकल के सोचना। जब वो तुमसे कहना कि आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, फिर तो आप बोलोगे भाई कि, या वो आपको बोलेगा कि भाई आप किस तरह से डील करोगे,
तो आपको बोलना है फिर भाई मैं 2 साल बाद गवर्नेंस के पास जाऊँगा, उनको बोलूँगा भाई मिस स्टेटमेंट ठीक कर लो, या मुझे एविडेंस जो है ना दे दो, उसको इम्प्लीमेंटेशन मत लगाओ, वो माने तो ठीक, नहीं माना तो फिर ये हो जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, इन सीवियर केसेस विड्रॉल करूँगा। तो जब आप रिपोर्ट के आंसर देखोगे ना तो आपको कभी लगेगा यार कभी ये वाली बात कर रहा है, कभी जो है ना वो ये वाली बात नहीं कर रहा। आप क्योंकि ना दोनों रिक्वायरमेंट को इंटरचेंजेबली पढ़ रहे हैं, सही है ना। आपकी नज़र में हाउ वुड यू डील विद द अबव सिचुएशन भी एक ही बात है, आपकी नज़र में मैटर्स टू बी कंसिडर्ड भी अलग बात है, लेकिन एग्जामिनर जो है ना थोड़ा सा खेल रहा है। मैटर्स टू बी कंसिडर जब जब बोले ना तो आपने रिपोर्ट के अंदर रह के सोचना है, रिपोर्ट से बाहर दिमाग को अपने नहीं लेके जाना, रिपोर्ट के अंदर रखना है ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो आपसे बोले कि भाई व्हाट शुड बी द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कोर्स ऑफ एक्शन मतलब, एक्शन मतलब फुल आगे ना, एक्शन में क्या काम करेगा ऑडिटर, सही है। या वो बोले कि हाउ वुड यू डील, अब तुम कैसे डील करोगे सिचुएशन को, तो आपने बोलना भाई मैं ऐसे डील करूंगा या ऑडिटर ऐसे देखेगा इसको, ठीक है ना। और अगर मैटर्स को भी कंसिडर क्या क्या चीज़ सोचनी है तो फिर रिपोर्ट के अंदर रह के रिपोर्ट की बातें करनी है। डन होगी बात। ओके, एक और छोटी सी चीज़ है शायद हमारे पास, आगे देखते हैं। हाँ, नोट। देखो, अक्सर एग्जामिनर ने ना कुछ पुराने पास्ट पेपर्स में ये किया हुआ है कि उसने पूछा है इफेक्ट ऑफ ओपिनियन, ठीक है ना। मतलब ओपिनियन का इफेक्ट क्या मतलब, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है कि मटेरियल तो इमटेरियल तो, ठीक है ना, अनमोडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेजिव मिस स्टेटमेंट है तो एडवर्स, परवेजिव स्कोप लिमिटेशन है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये पढ़ा था, बच्चे लिख कर आ जाए। एग्जामिनर इसके कम मार्क्स देता है, ठीक है ना। टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन उसकी जब आप मार्किंग स्कीम देखोगे ना पुराने सवालों की, तो उसके अंदर उसने ओ एम पी की भी मार्क्स रखे हुए हैं। अगर किसी चीज़ में ई ओ एम पे अप्लाई हो रहा है तो उसकी भी मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। लेट से वो बोलता है कि ये हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, तो ओ एम जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, ये आपको लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ की भी मार्क्स हैं। तो अब आपने बस जो है ना वो एक चीज़ नोट कर लेनी है, एक चीज़ अपने पास मेंशन कर लेनी है कि वो जब भी आपसे इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन पूछेगा ना कि आपका ओपिनियन क्या होगा, तो आपने जो है ना इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है साथ साथ, ठीक है ना। यही बोल रहे हैं ना, या मैंने उल्टा बोल दिया कि ऑलवेज डिस्कस इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। जब भी वो आपसे इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछेगा, आपने इफेक्ट ऑन रिपोर्ट को भी साथ साथ डिस्कस करना है, एज इट कंटेन्स मार्क्स इन योर मार्किंग स्कीम। डर हो गया तो आई होप ये चीज़ें जो है ना वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के जो है ना वो नेक्स्ट हिस्से में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।